देखिए जलीय पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार की होती है। थर्ड यूनिट के अंदर है ना आपके पूरी तरह से एक्वाटिक इकोलॉजी अर्थात जलीय पारिस्थितिकी का अध्ययन है। और फोर्थ यूनिट में आपके कौन से टेरिटोरियल या फिर स्थलीय पारिस्थितिकी है। ठीक है, तो यहाँ अपने बात करें जलीय पारिस्थितिकी की, तो जलीय पारिस्थितिकी कहते किसे हैं बताइए। जल के अंदर पाए जाने वाले जीवों का उनके चारों तरफ के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एक्वाटिक इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जलीय पारिस्थितिकी के नाम से इसे हमें जानते हैं। ठीक है, अब बताइए जलीय पारिस्थितिकी कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो देखिए जल दो प्रकार का होता है, एक होता है लवणीय और एक होता है अलवणीय, स्वच्छ जलीय या मीठा पानी जिसे हम कहते हैं। तो मीठे पानी के जल स्रोत कौन से, सारे के सारे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बताइए मीठे जल के जल स्रोत कौन से हो सकती है। झीलें, नदियां, तालाब, झीलें, नदियां, ये सारे के सारे कुएं, बावड़ी, ये सारे के सारे स्रोत मीठे पानी के होते हैं। और खारे पानी के लवणीय जल के महासागर हो जाएंगे, खारे पानी की झीलें हो जाएगी, ये सारे स्रोत हो जाएंगे। तो एक्वाटिक इकोलॉजी में अपने को फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, हैबिटेट किसे कहते हैं सबसे पहले तो यही बता दीजिए। हैबिटेट किसे कहते हैं, परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, बताइए। आवास किसे कहते हैं, जीव जिससे नेचुरल क्षेत्र में अपना जीवन यापन पूर्ण करता है उसे हम उसका क्या कह देंगे, आवास के नाम से, हैबिटेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर के आवास कौन कौन से हो सकते हैं। अगर अपने बात करें फ्रेश वाटर के आवास के बारे में, तो जल एक तो हो सकता है लेंटिक और एक हो सकता है लोटिक। तो सबसे पहले चर्चा यही कर लेते हैं कि लेंटिक क्या है और लोटिक क्या है। बताइए लेंटिक क्या है, लेंटिक किसे कहते हैं। अगर स्थिर जल का कोई क्षेत्र जिसमें जलीय जीव निवास करते हैं उसे हम लेंटिक हैबिटेट के नाम से जानते हैं। लोटिक, लोटनी, लुढ़कता हुआ, बहता हुआ। ठीक है, तो अगर कहीं पर जल क्या है, स्थिर है, और उस स्थिर जल के अंदर जलीय जीव अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं तो ऐसे आवास को अपने लेंटिक आवास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कौन से आ जाएंगे बताओ। लेक पॉन्ड होगी, तालाब होगी और झीलें होगी। आप देखिए झीलें भी कितने प्रकार की होती हैं, दो, कौन कौन सी, खारे पानी की और मीठे पानी की। अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट, तो अपने किसका अध्ययन करेंगे, मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। फिर झीलों के अंदर भी अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, तल पाए जाते हैं। अब ये कोई एक झील है, इसमें सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होगा, अप्रकाशित क्षेत्र होगा, जहां तक प्रकाश से नहीं पहुंच पाता या अंधकार में क्षेत्र होगा। फिर यहाँ प्रकाशित क्षेत्र आ गया और ये वाला तल जो होगा ये सुप्रकाशित क्षेत्र की श्रेणी में आएगा। नीचे यहाँ जो वनस्पतियां होगी वो अति सूक्ष्म वनस्पतियां होगी। फिर वनस्पतियां थोड़ी बड़े आकार की हो जाएगी और इन झीलों के किनारे पर बड़े वृक्ष प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं। ठीक है, इस झील के अंदर छोटे छोटे तैरने वाले सूक्ष्म प्लांट उपस्थित हो सकते हैं जिन्हें हमें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इस झील के अंदर तैरने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्रेजेंट हो सकते हैं जिन्हें हमें जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधा सही है, जूप्लैंक्टन किसे कहते हैं और फाइटोप्लैंक्टन किसे कहते हैं, या प्लैंक्टन किसे कहते हैं। किसी भी जल स्रोत के अंदर पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। यदि ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट श्रेणी में है, तो इनको फाइटोप्लैंक्टन कह देंगे, और जंतुओं की श्रेणी में है तो जूप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। साइक्लोप्स वगैरह बहुत सारे होते हैं तैरने वाले जंतु सदस्य जिनको जूप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर देखिए झील का सतरीकरण क्या है, स्तरीकरण, ऊपर से लेके नीचे तक सतरीकरण। हमने बांटा है इस झील को
सबसे नीचे अंधकार में क्षेत्र, फिर थोड़े धीमे प्रकाश वाला क्षेत्र और फिर अधिक प्रकाश वाला प्रकाश में क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमने क्या बना दिए, इसके स्तर बना दिए ना, इसे हम क्या कह देंगे, झील का स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्तरीकरण कहेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, सुपोषी झील क्या है? सुपोषी, यूट्रोफिक, यूट्रोफिक लेक, कैडमियम मरकरी बेहतर। अब ध्यान दो भाई, पोषण किसे कहते हैं? पोषण, पोषक पदार्थों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और पोषण पदार्थ, पोषक पदार्थ कौन से होते हैं? इसमें रहने वाले जंतु और पादपों को जीवन यापन पूर्ण करने के लिए जो पदार्थ चाहिए उनको हम क्या कह देंगे? पोषक पदार्थ कह देंगे। ठीक है, ऐसी झील जिनमें ये पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हो उसे हम क्या कह देंगे? यूट्रोफिक लेक के नाम से जानते हैं, सुपोषी झील के नाम से जानते हैं। परिभाषा समझ में आई क्या? पोषक पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, ये घटक होते हैं और ये सारे के सारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक घटक। तो हम परिभाषा क्या देंगे? ऐसी झील जिसमें पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कह देंगे? सुपोषी झील के नाम से जानते हैं। अब समझिए भाई, झील की मृत्यु क्या है, कैसे होती है, होता क्या है? अपने पढ़ रहे हैं पोंड या फिर झील पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, लेक इकोसिस्टम के बारे में अपने अध्ययन कर रही है। अब इसमें शब्द आता है कि झील की मृत्यु से क्या तात्पर्य है? ये कोई एक झील है, ठीक है, सामान्य अवस्था में झील है, कोई दिक्कत नहीं है, जल से भरी हुई है। धीरे धीरे हवा के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, जल के बहाव के साथ कार्बनिक पदार्थ इस झील के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमेंगे, आकर कहाँ एकत्रित होंगे? तली में एकत्रित होंगे। सिंपल सी कहानी है। धीरे धीरे इसमें कार्बनिक पदार्थ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पूरी तरह से झील इन कार्बनिक पदार्थों से भर जाती है और अंत में यह झील अपनी सतह तक इन मृदा कणों के साथ पाए जाने वाले ह्यूमस से भरने के पश्चात अपने तल को छिछला बना लेती है, जिसमें मृदा भी प्रेजेंट है, जल भी प्रेजेंट है। अब देखिए, ये कार्बनिक पदार्थ हो गए तो फिर क्या होगा? यहाँ बड़े वृक्ष उगेंगे। सिंपल सी कहानी है, मिट्टी आई है तो मिट्टी के अंदर वृक्ष तो उगेंगे, बड़े वृक्ष उग जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि यह झील मात्र अवशेष के रूप में शेष रह जाती है, अर्थात पूरी तरह से इसके अंदर गाद भर गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड भर गए। ऐसी झील समय के साथ अपने अंदर पानी को संरक्षित रखने की क्षमता खो देती है। पूरी तरह से यहाँ पर तल पर वनस्पतियों का जमाव हो जाता है और इसे हम लैक डेथ के नाम से जानते हैं, झील की मृत्यु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्वाटिक अपने पॉन्ड लेक के बारे में अपनी घटनाएं होगी। इन गाद का जमना या पोषक पदार्थों का जमाव होना क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। और ऐसी झील को अपन क्या नाम देंगे? सुपोषी झील के नाम से जानते हैं। फिर बात करें अपने लोटिक की, तो लोटिक सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? जलधाराएं और नदियां, जिनमें लगातार जल क्या होता है? बहता हुआ पाया जाता है। फ्रेश वाटर फन्ना, फन्ना क्या होता है बताइए? फ्लोरा कहते हैं वनस्पति को और फन्ना कहते हैं एनिमल को। अब जल के अंदर कौन कौन से जंतु प्रेजेंट हो सकते हैं बताओ? जल के अंदर मोस्टली जल के अंदर अपने पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर है तो इसमें प्रोटोजोआ के सदस्य पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सारे के सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। छोटी झाड़ियां किनारे पर प्रेजेंट हो सकती है। और जब झील की लेक डेथ हो जाती है उसके पश्चात बड़े वृक्ष भी इस सतह पर पाए जा सकते हैं। तो ये फ्रेश वाटर फन्ना एंड देयर अडैप्शन, फन्ना में अपने वनस्पतियों को शामिल नहीं करेंगे, जंतुओं को शामिल करेंगे। अब देखिए, जल के अंदर जंतु पाए जाते हैं,
तो उनमें कौन से अनुकूलन होंगे, अडेप्शन कौन से होंगे? जलीय जीवों के अडेप्शन। तैरने के लिए सिंपल सी कहानी, तैरने के लिए उनका शरीर क्या होगा? नौकाकार होगा। नौकाकार होगा ताकि जल का प्रतिरोध न बन सके, ज्यादा न बन सके, कम हो। ठीक है। उनके अंदर आंखों के चारों तरफ निमेषक पटल निकटेटिंग झिल्ली पाई जाएगी ताकि जल के साथ आने वाले तिनकों के द्वारा आंखों को क्षति न पहुंचे। हाँ, अमोनोटेलिक होंगे क्योंकि ये जल के अंदर रहते हैं, तो अमोनिया जल के अंदर घुलकर शरीर से बाहर त्यागी जा सकती है। इनके शरीर पर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है जो कि जल में इनको गलने से रोकेगा। श्वसन या रेस्पिरेशन के दौरान ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा ये सामान्यतः रेस्पिरेशन करेंगे। तो ये सारे के सारे अनुकूलन जल में पाए जाने वाले फन्ना की हो गई। अब देखिए जो तली के अंदर जीव पाए जाते हैं उनको अपन क्या नाम देते हैं? बेंथोस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बेंथोस। यहाँ अपने को पता है पूरी तरह से क्या है? अंधेरा है, अंधकार है। तो इन जीवों के अंदर ज्ञानेंद्रियां या फिर संवेदनाएं ग्रहण करने वाले अंग अल्प विकसित होते हैं। ये नितल होते हैं, तली पर रहने वाले होते हैं, छोटे सदस्य होते हैं, इनका शरीर चपटा होता है। तो ये सारे के सारे बेंथोस के क्या हो जाएंगे? अडेप्शन हो जाएंगे, अनुकूलन हो जाएंगे। फिर मेरीन हैबिटेट, जोनेशन ऑफ मेरीन वाटर फन्ना एंड देयर अडेप्शन, डीप सी फन्ना एंड देयर अडेप्शन, और यूरोएलाइन हैबिटेट फन्ना एंड अडेप्शन। आप ध्यान दीजिए, यहाँ चर्चा कर रही है अपनी, अब तक चर्चा चल रही थी अपनी फ्रेश वाटर की। अब अगर अपने बात करें साल्टी वाटर की, लवणीय जल की, तो किसमें पाया जाता है? महासागरों के अंदर। तो समुद्र के अंदर कौन कौन से फन्ना प्रेजेंट रहते हैं, जंतु प्रेजेंट रहते हैं, इसका अपने को इस यूनिट के अंतर्गत अध्ययन करना है। आप देखिए एक्वाटिक इकोलॉजी को अपने दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला फ्रेश वाटर इकोलॉजी और दूसरा मेरीन वाटर इकोलॉजी या सी इकोलॉजी के नाम से इसे हम जानते हैं। बारी बारी से अपने दोनों प्रकार की इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखिए परिभाषाएं क्या आएगी। बेला संगम किसे कहते हैं? स्थिर जलीय व समुद्री आवास से क्या तात्पर्य है? मैंग्रोव साहचर्य को परिभाषित कीजिए। क्या होता है मैंग्रोव? दलदली क्षेत्रों में उगने वाले प्लांट। गति में जलीय आवास कौन कौन से होते हैं? अलवणीय व समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। जल परिसंचरण के आधार पर झीलों का क्लासिफिकेशन, मतलब वर्ष भर जल भरा रहता है या फिर 6 माह के अंदर जल भरता है या फिर मौसमी ऋतु के आधार पर इनके अंदर जल भरता है, इसके आधार पर अपने को इनका क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। फिर वेला संगम के प्राणी जात और उनके अनुकूलन फन्ना का वर्णन करना है। जू प्लैंकटन क्या है? एग्जाम्पल देने हैं। प्लैंकटन किसे कहते हैं? परिभाषा देनी है। नेक्टोन बेंथोस की डेफिनेशन है। लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं? सरोवर विज्ञान से क्या तात्पर्य है? बताओगे परिभाषा? सरोवर विज्ञान किसी भी स्थल पर बने हुए जल स्रोत जिसके अंदर फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है, तालाब या सरोवर कहलाता है। इसमें पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? लिम्नोलॉजी कहलाएगा, सरोवर विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। फिर सुप्रकाशित व अप्रकाशित क्षेत्र में क्या अंतर है? डीप वाला गहरे समुद्र के अंदर जो क्षेत्र होता है ना, वो क्या होगा? अप्रकाशित होगा, और ऊपर वाली सतह का क्षेत्र जो होगा वो सुप्रकाशित होगा। ठीक है। फिर न्यूस्टोन क्या है? बहिस्थल तरणक किसे कहते हैं? तैरने वाले सदस्य तरणक किसे कहते हैं? पेरीफाइटोन परिजीव के उदाहरण जो परजीवी के ऊपर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे? पेरीफाइटोन के नाम से जानते हैं। फिर गहरे समुद्री प्राणियों के प्रमुख अडेप्शन अनुकूलन बताने हैं। यूरिएलाइन तथा स्टेनोएलाइन से क्या से आ गया शायद आपको बताओ? यूरोएलाइन तो सर कोई भी साल्टी वाटर हो, अत्यधिक लवण प्राश में जीवन यापन पूर्ण करने वाले सदस्य कहलाते हैं यूरिएलाइन, और कम प्राश में जीवन यापन पूर्ण करने वाले स्टेनोएलाइन कहलाते हैं।
पृथ्वी पर मीठे पानी के जल स्रोत कौन कौन से, एग्जाम्पल देने हैं। फिर फन्ना की परिभाषा देनी है। किसे कहते हैं? फन्ना, प्राणी जात, जल में पाए जाने वाले जंतुओं को अपने क्या नाम दे देंगे? फन्ना। वनस्पतियां क्या कहलाती है? फ्लोरा कहलाती है। ध्यान रखना, यहाँ अपने जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ रही है ना, तो अपने सिर्फ फन्ना का ही अध्ययन करना है, फ्लोरा का अध्ययन नहीं करना। एक्वेरियम पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए। एक्वेरियम इकोसिस्टम की डेफिनेशन। मछलियाँ रहती है पानी में, मछली जल की रानी है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोलॉजी की नहीं, इकोसिस्टम की डेफिनेशन देनी है। बताओ एक्वेटिक इकोसिस्टम की परिभाषा। अरे इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। यहाँ जल के अंदर जलीय जीव तथा जलीय पर्यावरण से मिलकर बनी इकाई को क्या कह देंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम कह देंगे। फिर समुद्री क्षेत्रीकरण और बेला संगम आवास के अनुकूलन, यूट्रोफिक लेक से क्या आशय और उत्पादकता के आधार पर झीलों का क्लासिफिकेशन। एक ऐसी झील जिसके अंदर प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी एब्सेंट होती है, उसकी उत्पादकता क्या होती है? नगण्य होती है। और जिनके अंदर इनकी संख्या अधिक होगी उसकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये आपकी यूनिट 3 है। हेडिंग डाल लीजिए फ्रेश वाटर इकोलॉजी। इसमें लिखिए जल को तरल सोना भी कहा जाता है। तरल सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक होता है। और इस अच्छा विलायक क्यों होता है आपको पता ही होना चाहिए। सारी चीज घुलती है। हाँ। और दूसरा पीएच मान इसका क्या होता है? लगभग उदासीन होता है। और सामान्यतः इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों प्रकार के आयन पाए जाते हैं। उभयधर्मी प्रकृति होती है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक होता है। डॉक्टर वीपी कुदेसिया के अनुसार, वीपी कुदेसिया, हाँ इसे नाम इंडियन का यूज के, कुदेसिया के अनुसार जल प्रकृति की आत्मा है। जल प्रकृति की आत्मा है। इसे जीवन की माँ भी कहा जाता है। इसे जीवन की माँ भी कहा जाता है। जीवन की माँ भी कहा जाता है। अगले लाइन से लिखिए अलवणीय जल या मीठे पानी में पाए जाने वाले जीवों का उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन को स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी कहा जाता है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगले लाइन से लिखिए स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी को लिम्नोलॉजी भी कहते हैं। जिसके दौरान
स्वच्छ जलीय जीवों का उनके वातावरणीय संबंधों के साथ अध्ययन करते हैं। स्वच्छ जलीय जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। अगला लाइन से लिखिए, जहां जीव निवास करते हैं, या अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं, उसे आवास या हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट कहा जाता है। हेडलाइन से लिखिए, जलीय आवास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला लिखिए फ्रेश वाटर हैबिटेट, स्वच्छ जलीय आवास। दूसरा लिखिए सी वाटर या मेरीन वाटर हैबिटेट, सी वाटर या इसे बोलते हैं मेराइन वाटर हैबिटेट। समुद्र जलीय आवास के नाम से जानते हैं। और तीसरा है क्रिस्टलाइन वेला संगम आवास। एस्टुएराइन हैबिटेट, जैसे बोलते हैं बेला संगम आवास। देखिए इन 3 भागों के द्वारा अपनी पूरी की पूरी एक्वाटिक इकोलॉजी कंप्लीट होती है। तो अपने को फ्रेश वाटर हैबिटेट पढ़ना पड़ेगा, अपने को सी वाटर हैबिटेट पढ़ना पड़ेगा और अपने को बेला संगम आवास का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए फ्रेश वाटर हैबिटेट। देखिए स्वच्छ जलीय आवास को 2 भागों में बांटते हैं। स्वच्छ जलीय आवास को 2 भागों में बांटते हैं। इसी प्रकार से रेखा चित्र बना लीजिए। पहला कौन सा हो जाएगा, स्थिर जलीय और दूसरा गतिशील जलीय। स्थिर जलीय और दूसरा हो जाएगा गतिशील जलीय। इसे हम कह देंगे लैंटिक और इसे हम कह देंगे लोटिक। लैंटिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे कुएं, पोखर, तालाब, झीलें। कुएं, पोखर जोड़ा हुआ है बंद, तालाब, झीलें आदि।
और फिर गतिशील जलीय, इसे बोलते हैं अस्थिर जलीय, लोटिक हैबिटेट, नदियां, नाले, झरने। सरोवर एक ही चीज होती है सर, पोखर और सरोवर। सरोवर छोटा तालाब होता है, छोटा तालाब। नदियां, नाले, झरने। गतिशील या अस्थिर जलीय आवास। नदियां, नाले, झरने। अगला लाइन से लिखिए, स्वच्छ जल के सभी स्रोत, स्वच्छ जल के सभी स्रोत समुद्र व स्थल के बीच। देखिए, नदियों का जल अंतिम रूप से कहाँ मिलता है? समुद्र के अंदर मिलता है। और कहाँ से निकलती है नदियाँ? स्थलीय भागों से, पहाड़ों से, स्थलीय भागों से निकलती है। स्वच्छ जल के सभी स्रोत समुद्र व स्थल के बीच सेतु या पुल का कार्य करते हैं, सेतु या पुल का कार्य करते हैं। पुल का कार्य करते हैं। अगला लाइन से लिखिए, स्वच्छ जल के वातावरण में, स्वच्छ जल के वातावरण में तीन प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, तीन प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता लिखिए, लवणों की सांद्रता कम होती है, लवणों की सांद्रता कम होती है, क्योंकि लवणों की सांद्रता ज्यादा होते ही तो वो सी वाटर हो जाएगा ना, मेरीन वाटर हो जाएगा। दूसरी लिखिए, तीव्र धाराओं की स्थिति बनी रहती है, तीव्र धाराओं की स्थिति बनी रहती है, तीव्र धाराओं की स्थिति बनी रहती है, स्थिति बनी रहती है। और तीसरा लिखिए, जलवायु तथा मौसम परिवर्तन, जलवायु तथा मौसम परिवर्तन प्रभावी होते हैं, प्रभावी होते हैं, प्रभावी होते हैं। कैसे भाई? देखिए, अधिकांश नदियां जब उफान पर होती है ना, उस दौरान बरसात का सीजन होता है, जिसके कारण बाढ़ आती है। तो मौसम का यहाँ पूर्णतः क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। हम कहते हैं ना, बिना मौसम के या बिना बरसात वाले मौसम के जो नदियां होती है ना, वो नदियां केवल 12 मासी नदियां ही बहती है, और ऋतुपरक नदियां है ना, ऐसे मौसम में नहीं बहती। ठीक है, अगला लाइन से लिखिए, हेडिंग डालिए, स्वच्छ जलीय आवास की भौतिक रासायनिक प्रकृति, स्वच्छ जलीय आवास की भौतिक रासायनिक प्रकृति, फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट, स्वच्छ जलीय आवास की भौतिक रासायनिक प्रकृति, भौतिक रासायनिक प्रकृति। तो इसके अंतर्गत अपने भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसकी सैलिनिटी क्या होती है, पीएच मान क्या होता है, लवणता क्या होती है, मतलब इसके अंदर पाए जाने वाले घटकों का तापमान, परास वगैरह, इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला घटक लिखिए, लवणता, सैलिनिटी, लवणता। सैलिनिटी, इसमें लिखिए, स्वच्छ जल की लवणता सामान्यतः 1.8% होती है, सामान्यतः 1.8% होती है, 1.8% होती है। ध्यान रखना, समुद्री जल के अंदर ये मान 3.5% हो जाएगा। ठीक है, लगभग इसका दुगुना होता है। अर्थात
जल में लवणों की सांद्रता न्यून होती है, अर्थात जल में लवणों की सांद्रता न्यून होती है। न्यून होती है। लिखिए, जल में नाइट्रोजन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फोरस, सिलिकॉन, अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, गंधक, जिंक, कार्बोनेट, आदि लवण पाए जाते हैं। आदि लवण पाए जाते हैं। आदि लवण पाए जाते हैं, तो मतलब लवणों की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है। दूसरा घटक लिखिए, प्रासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, प्रासरणीय दाब। प्रासरणीय दाब, देखिए भाई, अगर लवणों की सांद्रता विलयन के अंदर अधिक हो तो ऐसा विलयन कहलाता है हाइपरटोनिक, और लवणों की सांद्रता कम हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक। तो यहाँ किस प्रकार का माध्यम होगा? ओपी ज्यादा होगा, कम होगा, हाइपोटोनिक होगा, बिल्कुल कम होगा ओपी। यहाँ कैसा माध्यम होगा? हाइपोटोनिक माध्यम होगा, क्योंकि यहाँ जल की सांद्रता अधिक है, लवणों की सांद्रता कम है। हमने चीनी या शर्करा या लवण मिला दिए बहुत सारे, तब विलीन को कौन सा बन गया? हाइपोटोनिक। तो यहाँ रहने वाले विलीन का प्रासरण दाब कम होता है। नमक की सांद्रता ब्रैकेट में लिख लेना, 0.3 से 0.8%, 0.3 से 0.8%। नमक की सांद्रता कम होने के कारण माध्यम हाइपोटोनिक अधोप्रासरी होता है। माध्यम अधोप्रासरी होता है। तथा जीव द्रव्य हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होता है। अतः क्या होगा भाई? बाहर जल ज्यादा है, शरीर के अंदर जल कम है। नहीं, बाहर जल ज्यादा है, अंदर जल कम है, तो जल बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो जीवों के शरीर के अंदर जल प्रवेश करने लगता है, जिससे बचाव करने के लिए अनुकूलन किया जाता है। अतः जल सर, फ्रेश वाटर को कोई जीव है, बेने बेमा मेराइन वाटर शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। जल शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। शरीर में प्रवेश करने लग जाता है, जिससे इस क्रिया के प्रति जीव अनुकूलन दर्शाते हैं। अनुकूलन दर्शाते हैं। अगला घटक लिखिए, जल धाराएं, वाटर करंट। जल धाराएं देखिए, स्थिर जल तंत्र में
स्थिर जल तंत्र में वायु वेग के कारण देखो वो ना बड़ा सा तालाब पौंड होता है या फिर जोड़ होता है ना, उस पर हवा के कारण वो लहरें सी चलती है, वही जल धाराएं होती है। वायु वेग के कारण जल धाराएं उत्पन्न होती है, जबकि गतिशील जल तंत्र में भूमि के ढाल के कारण बहाव से जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। इनके कारण गैस, लवण तथा पोषक पदार्थ की विलेयता प्रभावित होती है। तथा जीवों का वितरण भी प्रभावित होता है। मतलब इन धाराओं के साथ बहकर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तो वितरण भी इनके द्वारा क्या होगा, प्रभावित होगा। अब ध्यान देना भाई, ये निर्भर करता है कि जीव की प्रकृति क्या है। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, प्रॉन, पेलिमोन या झींगा मछली, जो कि लवणीय जल के अंदर पाई जाती है। अब इसको जीवित रखने के लिए, लवणीय मेरीन वाटर के अंदर होती है, तो इसको जीवित रखने के लिए धाराओं का होना आवश्यक है। जहां कहीं भी प्रॉन पालन किया जाता है, उस पोंड के अंदर मोटर लगी होती है, और वो मोटर जल को उठाकर एक साइड से फेंकती है दूसरी तरफ, जिसके कारण वो जल की एक धारा बनी रहती है। तो कृत्रिम रूप से जब झींगा पालन किया जाएगा ना, तो मोटर की सहायता से उस जल के बहाव को बना के रखा जाता है। अगर किसी कारण से 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए वो मोटर बंद हो गई, तो वो प्राणी मर जाता है, क्योंकि उसमें अडैप्शन नहीं हो पाता, इन धाराओं के रुकने की क्रिया का अनुकूलन नहीं हो पाता। अचानक से वो अपनी हैबिटेट नहीं बदल पाते, अपनी अभिरुचियां नहीं बदल पाते, अपनी जैविक क्रियाएं नहीं बदल पाते, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ढाल के कारण ऊपर से नीचे की तरफ नदियों का बहाव बना रहता है, या वायु वेग के कारण जो स्थिर जल है उसमें धाराएं जारी रहती है, जो कि इन पदार्थों के जल में विलय को सुनिश्चित करती है, तथा इस धारा के कारण जीवों का वितरण प्रभावित होता है। अगला कार्य लिखिए, पीएच, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता, पीएच। देखिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लोग या विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन, पीएच कहलाता है। अम्लीयता या क्षारीयता का मापन पीएच कहलाता है। अगला आंसर लिखिए, जल में यदि दोनों प्रकार के आयन, कौन से भाई, हाँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, जल में यदि दोनों प्रकार के आयन समान मात्रा में हो, तो ऐसे जल को उदासीन,
7 से कम मान वाले जल को अम्लीय तथा 7 से अधिक मान वाले विलयन को क्षारीय विलयन कहते हैं। क्षारीय विलयन कहते हैं। क्षारीय विलयन कहते हैं। आपने को बताया कि पीएच का मान सोरेनसन ने ये इकाई दी थी, 0 से लेकर 14 तक सामान्यतः इसका मापन किया जाता है। 7 से कम वाला मान अपने क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा, और 7 से अधिक वाला बेसिक कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। लिखिए पीएच, गहराई, ऋतु, CO2 आदि पर निर्भर करता है। आदि पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। लिखिए CO2। अगला कारक लिखिए CO2। देखिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट तथा जल में घुलित अवस्था में CO2 पाई जाती है। CO2 पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। अगला लिखिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अगला कारक लिखिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। किसे कहेंगे? आर पार देखने की क्षमता को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी के नाम से जानते हैं, पारदर्शिता के नाम से जानते हैं। तो गंदे पानी के अंदर ट्रांसपेरेंसी का मान क्या होगा? कम होगा। साफ पानी के अंदर अधिक होगा। तो लिखिए गंदे पानी में पारदर्शिता कम होती है, जबकि साफ पानी में अधिक होती है। लिखिए ऑक्सीजन। कि ठहरे हुए जल की तुलना में, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना, कौन सा है? ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना बार बार, है ना सॉन्ग। ठहरे हुए जल की अपेक्षा बहते हुए स्वच्छ जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। सामान्यतः जीव श्वसन के दौरान, यहाँ कौन से जीव की चर्चा हो रही है? जलीय जीवों की। सामान्यतः जीव श्वसन के दौरान
जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगले लाइन से लिखिएगा। देखिए एक शब्द आता है BOD और एक शब्द आता है COD। इसे कहते हैं BOD जितनी ज्यादा होगी पोल्यूटेड और प्रदूषित ही होगा। ध्यान दीजिएगा। इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले कार्बनिक घटकों के विघटन के लिए सूक्ष्म जीव जितनी मात्रा में ऑक्सीजन काम में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? BOD कहते हैं। और उसके रासायनिक विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को COD कह देंगे। तो लिखिए इकाई जल क्षेत्र में उपस्थित, इकाई जल क्षेत्र में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन हेतु 5 मिनट का टाइम लूंगा सर। आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को BOD, दो शब्द काम में आते हैं इसके लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। जो प्रदूषित जल की ज्यादा होती है, अगला घटक लिखिए घनत्व। डैश लगा के लिखिए स्वच्छ जल का घनत्व समुद्री जल से कम होता है। फिर लिखिए दाब। देखिए जलीय जीवों के ऊपर पाए जाने वाले जल स्तर का दाब, जलीय जीवों के ऊपर पाए जाने वाले जल स्तर का दाब वायुमंडलीय दाब के साथ मिलकर जलीय जीवों के ऊपर पाए जाने वाले जल स्तर का दाब वायुमंडलीय दाब के साथ मिलकर, मतलब एक तो जल का दाब हो गया और दूसरा वायुमंडल का दाब हो गया। वायुमंडलीय दाब के साथ मिलकर कुल दाब का विकास करता है, टोटल प्रेशर का विकास करता है। देखिए दाब जितना ज्यादा होगा जलीय जीव उतने ही चपटे होते हैं, कुल दाब का विकास करता है। फिर लिखिए उत्प्लावन क्षमता बुयांसी। उत्प्लावन क्षमता वैसे लगा के लिखिए जल के घनत्व के अनुसार यह घटती बढ़ती है। अब देखिए इसके लिए अपने कौन सी थ्योरम देते हैं कि हटाए गए जल का भार यदि उस द्रव से अधिक है तो वस्तु तैरती रहेगी, हटाए गए द्रव का भार यदि इस वस्तु से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का उत्प्लावनता का सिद्धांत। फिर लिखिए प्रकाश लाइट। देखिए गंधलेपन के कारण
प्रकाश की भेदन क्षमता कम हो जाती है, भेदन क्षमता कम हो जाती है, प्रकाश की भेदन क्षमता कम हो जाती है, लोग कम प्रकाश गति करें। जल में प्रकाश की 3 क्षेत्र होते हैं, जल में प्रकाश के 3 क्षेत्र होते हैं। दस लगा के लिखिए। सबसे ऊपरी यूफोटिक सुप्रकाशी, सबसे ऊपरी सुप्रकाशी यूफोटिक, मध्य का डिस्फोटिक दुष्प्रकाशी, मध्य का दुष्प्रकाशी तथा पेंदे का एफोटिक अप्रकाशी क्षेत्र, पेंदे का एफोटिक अप्रकाशी क्षेत्र। हम लोग अलग अलग क्षेत्र के अनुसार वनस्पतियां और जंतु भी अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर लिखिए टेम्परेचर, तापक्रम। देखिए स्वच्छ जलीय आवास में, स्वच्छ जलीय आवास में तापमान में परिवर्तन अधिक होता है, तापमान में परिवर्तन अधिक होता है। तीन मीटर गहरे आवास में, 3 मीटर गहरे आवास में दिन तथा रात्रि के मध्य, दिन तथा रात्रि के मध्य 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर देखा जा सकता है। दिन तथा रात्रि के मध्य 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। और अंतिम लिखिए रासायनिक घटक, केमिकल कंपोनेंट, रासायनिक घटक। रासायनिक घटक डैश लगा के लिखिए। मृत जीवों के शरीर के विघटन, मृत जीवों के शरीर का विघटन, जीवों के स्त्रवण, जीवों के स्त्रवण तथा लवणों की उपस्थिति के कारण, लवणों की उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रकृति में लगातार परिवर्तन आता है। रासायनिक प्रकृति में लगातार परिवर्तन आता है। रासायनिक प्रकृति में लगातार परिवर्तन आता है। तो ये हो गए भैया आपके जल के अंदर पाए जाने वाले भौतिक रासायनिक घटक या भौतिक रासायनिक प्रकृति। अगला आपका पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बॉटनी के बाद आपकी जूलॉजी की अगली क्लास।